हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल जिसका नाम है एक्मे ई क्लासेस। प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया अबाउट द अकाउंटिंग टर्म्स, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, और कुछ अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में हमने वहां पे डिस्कस किया, उन्हें समझा क्या होती हैं अकाउंटिंग टर्म्स जिनको हम अकाउंट में यूज करते हैं। तो आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और जो अकाउंटिंग टर्म्स हमारी बच गई थी उनको डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो बात करते हैं हमारी नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म्स रिलेटेड टू गुड्स फर्स्ट। सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे उन अकाउंटिंग टर्म्स को जो गुड्स से रिलेटेड है। गुड्स, सबसे पहला पॉइंट है गुड्स है क्या? गुड्स कहते हैं मटेरियल को, जिसमें आप क्या कर रहा है, बिजनेस जो है वो क्या कर रहा है, डील कर रहा है। बिजनेस क्या कर रहा है, डील कर रहा है, यानी बिजनेस की नॉर्मल ट्रांजैक्शन उसी प्रोडक्ट में हो रही है, तो उसे उस बिजनेस का क्या कहा जाएगा, गुड्स कहा जाएगा, मटेरियल कहा जाएगा। और कौन सी अकाउंटिंग टर्म है, परचेज। परचेज आप सभी जानते हो, नॉर्मली परचेज होता है। तो बच्चे आप जो आप दोगे जी कुछ खरीद लिया, उसे हम परचेज कहते हैं। बात ठीक है आपकी, कुछ खरीदना परचेज कहलाता है, लेकिन अकाउंट की भाषा में परचेज वर्ड कुछ स्पेशल केसेस में यूज किया जाता है। किन केसेस में? जब कोई बिजनेस गुड्स खरीदता है जिसमें वो डील कर रहा है, तो उसके लिए परचेज वर्ड यूज किया जाता है। लेकिन अगर वो गुड्स के स्थान पर कुछ और खरीदता है, यानी गुड्स को छोड़ के कुछ और चीज खरीदेगा, तो वो परचेज के अंदर नहीं जाएगी। जैसे एग्जांपल के थ्रू स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्नीचर का बिजनेस है, फर्नीचर हाउस है कोई, फर्नीचर हाउस है, तो हम डील किस चीज में करेंगे, फर्नीचर में करेंगे। फर्नीचर को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, वुडन चाहिए, लकड़ी चाहिए। फर्नीचर को खरीदना, लकड़ी को खरीदना, लकड़ी फर्नीचर ये क्या है हमारे लिए, गुड्स है। जब हम फर्नीचर खरीदते हैं या वुडन खरीदते हैं फॉर रीसेल पर्पस, रीसेल करने के उद्देश्य से जब हमने कोई और फर्नीचर खरीदा या लकड़ी खरीदी, तो इट इज नोन एज परचेज ऑफ गुड्स। और हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, परचेज वर्ड यूज करेंगे। लेकिन अगर हमने फर्नीचर जो है वो खरीदा है फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस में कस्टमर्स के बैठने के लिए खरीद लिया हमने कि यहां कस्टमर आएंगे और वो बैठेंगे ऑफिस के अंदर, तो वो क्या है, असेट है। तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, फर्नीचर वर्ड जो है वो यूज करेंगे, फर्नीचर वर्ड। अगर हम किसी चीज को दोबारा बेचने के लिए खरीदते हैं फिर तो हम परचेज वर्ड यूज कर रहे हैं, लेकिन जब उसे लॉन्ग टर्म तक यूज करने के उद्देश्य से खरीदते हैं, बिजनेस के पर्पज से खरीदते हैं, तो वो हमारी असेट बन जाता है और हम उसको उसके नाम से शो करते हैं, दैट इज फर्नीचर। क्लियर है? परचेज इंक्लूड ऑल द थिंग्स व्हिच आर परचेज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग और रीसेल पर्पस, नॉन एज परचेज। ठीक है? परचेज का मतलब हर वो चीज जिसमें बिजनेस डील कर रहा है, जिसको रीसेल पर्पस से खरीदा है, उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, परचेज वर्ड यूज करेंगे। और दूसरी चीजें जिन्हें हम लंबे टाइम तक यूज करने के पर्पस से खरीदते हैं, उसे हम क्या करेंगे, असेट्स करेंगे और उसको उसके नाम से सेपरेट शो करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट आता है सेल। सेल का मतलब बेचना किसी चीज को, और यहां पर बेचने का मतलब है गुड्स को बेचना, ना कि किसी और चीज को। सेल वर्ड जो है बिजनेस में गुड्स को सेल करने से है। जब फर्नीचर हाउस फर्नीचर को बेचेगा तो वो क्या है, उसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाएगा, सेल वर्ड यूज किया जाएगा। लेकिन अगर उसने ऑफिस का फर्नीचर बेच दिया, जो ऑफिस का फर्नीचर रखा हुआ था वो सेल कर दिया, तो वो क्या है, सेल ऑफ असेट्स। जिस चीज में डील कर रहे हैं यानी कि गुड्स को बेचते हैं, तो फिर तो हम सेल वर्ड यूज करेंगे। अगर हम ऑफिस की असेट्स को बेचते हैं तो फिर हम उस असेट्स का जो नाम है
उस नाम को यूज कर रहे हैं। क्लियर है? बात आती है परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न। परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न। हमने क्या किया? परचेज रिटर्न का मतलब कुछ माल खरीदा था, लकड़ी खरीदी थी, अच्छी क्वालिटी की नहीं आई, फर्नीचर खरीदा था, अच्छी क्वालिटी का नहीं आया, रीसेल पर्पज के लिए खरीदा था, वापस कर दिया, तो क्या है? परचेज रिटर्न। हमने किसी को माल बेचा, डिफेक्टिव लगा उसे, उसने वापस कर दिया, हमें माल वापस मिला तो सेल रिटर्न, हमने किसी को माल वापस किया तो परचेज रिटर्न। कंडीशन गुड्स की वापसी होनी चाहिए, जिस चीज में हम डील कर रहे हैं उसको हमने क्या मानना है? परचेज रिटर्न या सेल मानना है। क्लियर है? जिसमें हम डील कर रहे हैं, जिसमें हम तो मतलब बिजनेस डील कर रहे हैं। क्लियर है? मेन टर्म आती है स्टॉक। ये सारी जो टर्म्स हैं गुड्स से रिलेटेड हैं। गुड्स मतलब मटेरियल से रिलेटेड है हमारी। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि फर्नीचर खरीद लिया तो वो असेट्स माने या फर्नीचर, तो बच्चे क्या करते हैं? फर्नीचर खरीद लिया, मशीनरी खरीद ली है या बिल्डिंग खरीद ली, तो इसको भी परचेज अकाउंट के अंदर शो कर देता है। परचेज अकाउंट के अंदर, सेल अकाउंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ उन ट्रांजैक्शंस को शो करना जो गुड्स से रिलेटेड है, जिसमें बिजनेस डील कर रहे हैं। बात आती है स्टॉक की। स्टॉक क्या है? जो मटेरियल, जो गुड्स हमारे पास बच जाता है बिना बिका, यानी सेल नहीं हुआ, उसको हम क्या कहते हैं? स्टॉक कहते हैं। स्टॉक दो तरह का होता है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। हमारा अकाउंटिंग ईयर क्या था? 1 अप्रैल 2000 सपोज 2019 से स्टार्ट हुआ, 31 मार्च 2020 तक है, यानी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का हमारा अकाउंटिंग ईयर है। पहली तारीख को साल की शुरुआत में जो स्टॉक था हमारे पास वो ओपनिंग स्टॉक है, और साल के एंड में जो स्टॉक हमारे पास बचा हुआ है वो कौन सा स्टॉक है? क्लोजिंग स्टॉक। जैसे सुबह मॉर्निंग में दुकान का शटर उठाया, दुकान ओपन की, तो सामने जो स्टॉक रखा हुआ था, दुकान में जो मटेरियल रखा हुआ था वो हमारा ओपनिंग स्टॉक है। रात को दुकान को बंद करते टाइम, घर जाते टाइम दुकान का जब शटर डाउन करेंगे तो जो स्टॉक हमारा बच गया है उसे हम कौन सा स्टॉक कहेंगे? क्लोजिंग स्टॉक कहेंगे। और अगर हम बिजनेस में बात करें तो साल की पहली तारीख को अकाउंटिंग ईयर की स्टार्टिंग में जो स्टॉक है वो ओपनिंग स्टॉक है, और साल की आखिरी तारीख को जब साल क्लोज हो रहा है जो स्टॉक बच गया है हमारे पास उसे हम कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। क्लियर? बात आती है इन्वेंट्री की। इन्वेंट्री और स्टॉक में कंफ्यूजन रहती है कई बार, दोनों ही सेम टर्म्स कंसीडर कर लेते हैं इनको बच्चे। स्टॉक और इन्वेंट्री में डिफरेंस है। इन्वेंट्री जो है एक वाइडर टर्म है, जबकि स्टॉक एक स्मॉलर टर्म है। स्टॉक में गुड्स का स्टॉक लिखा जाता है, जबकि इन्वेंट्री के अंदर इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स इंक्लूड किया जाता है। रॉ मटेरियल कच्चा माल, फर्नीचर का बिजनेस है तो लकड़ी जो है वो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल कहते हैं हम रॉ मटेरियल को। फर्नीचर बनाने के लिए हमें लकड़ी चाहिए, प्लाईवुड चाहिए, ठीक है, तो वो क्या है? हमारी रॉ मटेरियल है। वर्क इन प्रोग्रेस जो कुछ तैयार हो चुका है, सेमी फिनिश्ड गुड्स कहते हैं जिन्हें। सपोज हम टेबल बना रहे हैं, कुछ टेबल बन चुकी है, उसके ऊपर सनमाइका लगानी बाकी है, पेंट करना बाकी है, तो क्या है? वर्क इन प्रोग्रेस है। फिनिश गुड का मतलब जो टोटली तैयार हो चुका है। फर्नीचर बना रहे थे, फर्नीचर पूरा सेट कर दिया, कवर वगैरह करके रख दिया, बिकने के लिए तैयार है, वो फिनिश गुड्स है। तो इन्वेंट्री के अंदर इन तीनों चीजों का स्टॉक शामिल किया जाता है। इसके अलावा लूज टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, लुब्रिकेंट ऑयल, उन सब का बैलेंस जो हमारे पास बचा हुआ है उसको भी हम क्या कहते हैं? इन्वेंट्री के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो इन्वेंट्री इंक्लूड ऑल द थिंग्स and in stock only include the unsold material, unsold goods. Two types: opening stock, closing stock. At the beginning of the session, stock we have known as opening stock. At the end, the stock we have known as closed stock. Okay? तो ये हमारा क्या था? स्टॉक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन थी। बात करते हैं अदर अकाउंटिंग टर्म्स की। और कौन कौन सी अकाउंटिंग टर्म्स हैं? प्रॉफिट गेन,
दोनों का ही मतलब होता है लाभ। प्रॉफिट और गेन, कई बार बच्चे इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं। प्रॉफिट क्या है? जब किसी प्रोडक्ट को, किसी गुड्स को, किसी मटेरियल को उसकी कॉस्ट से ज्यादा में सेल किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रॉफिट कहते हैं। 10,000 की कोई प्रोडक्ट थी, 10,000 का कोई मटेरियल था, गुड्स था, हमने 15,000 में सेल कर दिया तो 5,000 क्या है? मेरे प्रॉफिट है। 5,000 ज्यादा बचा मैंने, तो वो क्या है? प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट जो होता है वो बिजनेस की नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटी से होता है। नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटी रेगुलर नेचर की होती है, यानी कि बार बार मिलेगा हमें। ये जो प्रॉफिट है बार बार मिलेगा। बिजनेस किस चीज का था? फर्नीचर का। और फर्नीचर बिजनेस किया क्यों है? प्रॉफिट कमाने के लिए। फर्नीचर बेचोगे तो क्या होगा? नॉर्मल से प्रॉफिट होगा। तो वो नॉर्मल एक्टिविटी है, बार बार बिक रहा है फर्नीचर, बार बार हो रही है ट्रांजेक्शन, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और वहां से जो प्रॉफिट होगा वो क्या है? प्रॉफिट है। गेन क्या है? गेन कैजुअल इन नेचर। कैजुअल नेचर का होता है, नॉन रिकरिंग होता है। नॉन रिकरिंग जो कभी कभी हो, एबनॉर्मल एक्टिविटी से होता है। एबनॉर्मल एक्टिविटी यानी बिजनेस का काम नहीं है उन चीजों को करना, लेकिन फिर भी हो रहा है, तो उसे हम गेन कहते हैं। जैसे कार सोल्ड, कार बेच दी, मेरी कार थी 2 लाख रुपीज की, बिजनेस की कार थी 2 लाख की, और बिजनेस ने उसे 2,50,000 का सेल कर दिया। बिजनेस ने कितने में सेल कर दिया? 2,50,000 को उसको सेल कर दिया। तो ये 50,000 क्या है? ये 50,000 है, क्योंकि बिजनेस का काम कार को बेचना नहीं है। बिजनेस का काम क्या है? फर्नीचर को बेचना, अगर फर्नीचर का बिजनेस है तो। लेकिन उसने अपनी कार बेच दी, मशीन बेच दी, बिल्डिंग बेच दी, और वहां से कुछ एक्स्ट्रा मिला, सरप्लस मिला, तो वो क्या है? गेन है, क्योंकि वो एबनॉर्मल एक्टिविटी है। डेली कार नहीं बिकेगी, डेली बिल्डिंग नहीं बिकेगी, डेली हमारा फर्नीचर नहीं बिकेगा, लेकिन जो चीजें बार बार कर रहे हैं वहां से कुछ सरप्लस मिलता है, कुछ ज्यादा मिलता है, तो उसको हम क्या नाम दे रहे हैं? प्रॉफिट का नाम दे रहे हैं। और अगर कम में बेच दें, 15,000 की चीज 10,000 में बेच दी, या 2 लाख की कार जो थी वो हमने 170 की बेच दी, तो दोनों ही केसेस में जो हुआ उसे लॉस कहते हैं। लॉस, हानि, ये नॉर्मल भी हो सकता है और ये एबनॉर्मल भी हो सकता है। जैसे आग लग गई, लॉस बाय फायर, चोरी होगी, लॉस बाय थेफ्ट। नॉर्मल प्रोडक्ट को कॉस्ट से कम में बेच दिया तो क्या? लॉस है। तो लॉस वर्ड यूज किया जाएगा अगर हम कम में बेचते हैं। ज्यादा में बेचते हैं तो बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटी प्रॉफिट, एबनॉर्मल एक्टिविटी तो क्लियर। बात करते हैं नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म। डेटर्स या ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल, प्राप्य विपत्र। इसके अंदर दो चीजें आती हैं, एक आते हैं डेटर्स, एक आते हैं बिल्स रिसीवेबल। बीआर, इन शॉर्ट बीआर। चैप्टर आएगा आगे जाके। डेटर्स, देनदार। गुड्स को एक बिजनेसमैन दो तरीके से सेल कर सकता है, एक कैश में और एक क्रेडिट में। जब हम किसी पर्सन को उधार में माल बेचते हैं, when a businessman sold the goods on credit, to whom the business sold goods on credit, the person known as debtor. देनदार वो पर्सन है, डेटर्स वो इंसान है, वो पर्सन है, वो कस्टमर है। डेटर्स को कस्टमर कह सकते हैं जिन्होंने हमको मींस बिजनेस को पैसा देना है, या जिनसे हमने पैसा लेना है, both are known as debtors. जिनको हमने, to whom goods sold on credit, known as debtors. जिनको उधार माल बेचा गया वो बिजनेस के क्या है? डेटर्स हैं, क्योंकि उन्होंने बिजनेस से पैसा लेना है। और डेटर्स जो होते हैं करंट नेचर के होते हैं, करंट एसेट्स होते हैं। जब हमने स्टार्ट किया करंट एसेट्स डिस्कस की थी, क्योंकि ये आने वाले 3 महीने में, 4 महीने में, 1 महीने में हमें पैसा दे देंगे, एक अकाउंटिंग पीरियड में हमारा पैसा दे देंगे। बिल्स रिसीवेबल क्या होते हैं? जब ये डेटर हमें एक रिटर्न डॉक्यूमेंट साइन करके दे देते हैं, सिग्नेचर करके हमें दे देते हैं, तो वो साइन की हुई कॉपी, साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट हमारे लिए क्या होता है? बिल रिसीवेबल होता है, जिसमें ये लिखा जाता है कि मैं आपको, कौन लिख रहा है? ये डेटर लिख रहा है, ठीक है,
हमारे को मिल रहा है, डेटर ने साइन करके उसके ऊपर, ठीक है, और हमारे पास आ जाता है, तो हमारे लिए वो BR है जिसपे ये बात लिखी गई है कि मैं 2 महीने बाद 3 महीने बाद पेमेंट कर दूंगा, बदले में मेरे को क्या मिल गया, उसका कुछ वैल्यू कंसिडरेशन मिल चुका है। जैसे फर्नीचर ले लिया, आज पैसे नहीं थे लेकिन मेरे को आज पैसे की जरूरत है, तो मैं उसको उधार तो बेच रहा हूं लेकिन उससे एक बिल ले लेता हूं साइन करवा के, और उस बिल को बैंक से जाके कैश करवा लेता हूं, तो मेरा भी काम चल जाएगा, इसका भी काम चल जाएगा। लेकिन आज के डेट में वो मेरे लिए क्या है, BR, और इस पर्सन के लिए, खुद के लिए यानी सामने वाले पर्सन के लिए वो BP का काम करेगा, बिल्स पेपर। आगे चैप्टर आएगा कंप्लीट, वहां पे हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लियर? डेटर्स वो पर्सन है जिनको हमने उधार में माल बेचा हुआ, यानी जिनसे हमने पैसा लेना है या जिन्होंने हमारे को पैसा देना है, तो वो क्या है, डेटर्स है। और BR भी ट्रेड रिसीवेबल का ही पार्ट है। क्लियर? नेक्स्ट आता है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल ये रिसीवेबल थे, बात करते हैं ट्रेड पेबल की। ट्रेड पेबल, पे मतलब भुगतान करना, व्यापार प्रयुक्त, देयता कह सकते हैं, जिनको हमें पैसा देना है। इसके अंदर भी दो आते हैं, एक आए क्रेडिटर्स और एक आए बिल्स पेबल। फ्रॉम होम वी परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, जिनसे हमने उधार माल खरीदा है उन पर्सन को हम क्रेडिटर कहते हैं। क्रेडिटर वो लोग हैं जिन्होंने हमसे पैसा लेना है, अब हमसे पैसा लेना है या जिनको हमने पैसा देना है, वो पर्सन क्या कहलाता है, क्रेडिटर कहलाता है। डेटर में क्या था, उन्होंने हमको देना था, क्रेडिटर ने क्या हमारे से लेना है। डेटर्स को हमने माल बेच रखा था, क्रेडिटर से हमने माल खरीद रखा है, तो ये लायबिलिटी का पार्ट है। सेम कंडीशन, क्रेडिटर्स को पैसे की जरूरत है, हमारे पास है नहीं, तो हम क्या करते हैं, उसको बिल दे देते हैं साइन करके, तो हमारे लिए, क्योंकि हमें उस बिल के पैसे देने हैं, वो क्या है, पेबल है, क्योंकि आने वाले टाइम में हम उस बिल की क्या करेंगे, पेमेंट कर देंगे, तो ये क्या है, बिल्स पेबल। तो ट्रेड पेबल्स वो होते हैं, वो पर्सन कंसीडर किए जाते हैं इसके अंदर जिनको हमने पैसा देना है, जिन्होंने हमारे से पैसा लेना है, यानी कि जिनसे बिजनेस ने शॉर्ट टर्म के लिए बिजनेस ने क्या कर रखा है, गुड्स को, रॉ मटेरियल को, सर्विसेज को ले रखा है, परचेज कर रखा है, तो वो सारे सारे क्या है, क्रेडिटर्स है। क्लियर है? बात करते हैं नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म की। एक्सपेंडिचर, खर्च। एक्सपेंडिचर जो होता है 3 तरह का होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर पूंजीगत खर्चे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आयगत खर्चे, और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर स्थगित आयगत खर्चे। वह कह सकते हो कैपिटल एक्सपेंडिचर कैजुअल नेचर के होते हैं, कैजुअल इन नेचर, लार्ज अमाउंट के होते हैं, और बेनिफिट जो है लॉन्ग टर्म बेनिफिट होता है, शॉर्ट में अगर हम कहें। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिन पे एक बिजनेसमैन लंबे समय तक बेनिफिट उठाने के लिए, लंबे समय तक प्रयोग करने के उद्देश्य से खर्च करता है, उसे हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, ये सारे के सारे किसके एग्जांपल हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर के एग्जांपल हैं। बिल्डिंग को बिजनेसमैन लंबे टाइम तक यूज करने के पर्पज से खरीदता है, ऐसा नहीं है आज बिल्डिंग खरीदी कल को यूज नहीं करेगा, बेच देगा, लंबे टाइम तक यूज करने के पर्पज से खरीदा है, तो कैसा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल। बिल्डिंग 1000-2000 की आएगी, लाखों में मिलेगी, थाउजेंड्स में मिलेगी, करोड़ में मिलेगी, तो बिल्डिंग क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का नेचर। कैजुअल इन नेचर, डेली बिल्डिंग नहीं खरीद रहे, नॉन रिकरिंग हो गया। लार्ज अमाउंट लार्ज है, बेनिफिट लंबे टाइम तक मिलेगा, इसलिए क्या है, कैपिटल नेचर का है। उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को बैलेंस शीट में शो किया जाता है। ओके, बात करते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब जो शॉर्ट टर्म बेनिफिट देता है, शॉर्ट टर्म बेनिफिट, यानी कि ज्यादा से ज्यादा एक अकाउंटिंग पीरियड में बेनिफिट मिलेगा।
एक अकाउंटिंग पीरियड का मतलब 1 ईयर मैक्सिमम, 1 साल से ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। जैसे हमने क्या कर दी, बिल्डिंग की रिपेयर करवा ली, मशीन की रिपेयर करवा ली, मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन लगा दिया, ठीक है, इनका बेनिफिट हमें क्या है, शॉर्ट टर्म के लिए मिल रहा है, कैजुअल है नहीं है, रेगुलर नेचर का है, बार बार होंगे, शॉर्ट अमाउंट जो है लार्ज नहीं होगी, स्मॉल अमाउंट होगी, शॉर्ट टर्म बेनिफिट होगा रिवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर्स का जो बार बार होते हैं। इनको हम P&L अकाउंट या फिर ट्रेडिंग अकाउंट में शो करते हैं, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट के अंदर शो करते हैं। बात आती है डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की। डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो खर्चे होते हैं जिनका भुगतान जो पेमेंट है वो हमने 1 साल में, करंट ईयर जो चल रहा है उसी में कर दिया है, लेकिन उनका बेनिफिट आने वाले कई सालों तक मिलना होता है, तो उस एक्सपेंडिचर को हम नाम देते हैं डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे कि एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट के ऊपर सपोज हमने 5 लाख रुपीस खर्च कर दिए, तो 5 लाख का खर्चा जिस टाइम करोगे तो पेमेंट तो उसी टाइम आ जाएगी, लेकिन जो हम एडवर्टीजमेंट के ऊपर खर्चा कर रहे हैं उसका बेनिफिट इस साल नहीं मिलेगा, आने वाले 3, 4, 5 साल तक भी हमें इसका मिलेगा। इसलिए वो कौन सी नेचर का, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का। तो इसका जो हिस्सा करंट ईयर का है उसे P&L अकाउंट में दिखा देंगे, और जो बाकी बचेगा उसे हम बैलेंस शीट में इन फॉर्म ऑफ फिक्टिटियस एसेट्स, फिक्टिटियस एसेट्स के फॉर्म में दिखा देंगे, क्योंकि इसकी नियर फ्यूचर में कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं होगी, लेकिन बेनिफिट मिलना है, इसलिए बैलेंस शीट में शो किया जाता है एज फिक्टिटियस एसेट्स। ये जब हमने टाइप डिस्कस किए थे वहां पर आया था पॉइंट हमारा नॉमिनल एसेट्स या फिक्टिटियस एसेट्स। तो पहला क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर जिनका बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म तक मिलना है, कैजुअल नेचर के हैं, अमाउंट लार्ज होती है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो बार बार हो रही है, जिनका बेनिफिट हमें एक अकाउंटिंग पीरियड में ही मिल रहा है, अमाउंट स्मॉल होती है। डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जिनकी पेमेंट करंट अकाउंटिंग पीरियड में कर दी है, जिनका बेनिफिट आने वाले कई सालों तक मिलना है, वो डेफर्ड नेचर के हैं। जो इस साल का पोर्शन है वो इस साल के P&L में चला जाएगा, जो पोर्शन बचेगा, जो बैलेंस बचेगा उसे बैलेंस शीट में हम फिक्टिटियस एसेट्स के फॉर्म में दिखाते हैं। क्लियर है? ये सारे के सारे थे हमारे एक्सपेंडिचर। बात करते हैं नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म की। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जो बिजनेस को स्मूथ चलाने के लिए रूटीन में किए जाते हैं। बिजनेस की नॉर्मल बिजनेस कर रहे हैं, इस वजह से हो रहे हैं, बिजनेस को चलाना है, रन करना है रूटीन में, तो वो खर्चे होंगे, तो उन्हें व्यय कहते हैं, एक्सपेंस कहते हैं। जैसे कि सैलरी देना, सैलरी, रेंट, कमीशन, इंटरेस्ट, ये सारे के सारे क्या हैं हमारे एक्सपेंसेस हैं। बिजनेस है तो है, बिजनेस नहीं होगा तो नहीं होगा, तो इनको क्या कहते हैं, एक्सपेंसेस कहते हैं। बिजनेस को स्मूथ चलाने के लिए, कंटिन्यूअस चलाने के लिए हमें खर्चों को करना पड़ता है। ठीक है, प्रोडक्शन कर रहे हैं, वेजेस दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, रेंट दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, बिजनेस के नॉर्मल खर्चे हैं, एक्सपेंसेस। क्लियर है? एक्सपेंसेस भी 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, एक होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस बेटा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जो डायरेक्टली रिलेटेड विद प्रोडक्शन, रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, जो खर्चे प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेट करते हैं, रिलेटेड हैं, उन खर्चों को हम नाम देते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे कि वेजेस, परचेज, ऑक्ट्रॉय, कैरेज, ये कुछ खर्चे हैं जो डायरेक्टली किसके ऊपर लगते हैं, प्रोडक्शन के ऊपर लगते हैं। यानी कि जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतने ही ज्यादा ये खर्चे होंगे, प्रोडक्शन नहीं हो रहा तो ये खर्चे भी नहीं होंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंस वो खर्चे होते हैं जो प्रोडक्शन हो ना हो इनका कोई लेना देना नहीं है, ये खर्चे तो होंगे ही होंगे। जैसे सैलरी देनी है, रेंट देना है, माल बने ना बने, प्रोडक्शन हो ना हो, सैलरी एम्प्लॉइज को देनी पड़ेगी, रेंट एम्प्लॉय जो ओनर लैंडलॉर्ड है उसको देना पड़ेगा। इनका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। तो ये खर्चे कौन से हैं, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, प्रोडक्शन है तो खर्चा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है तब भी किए जाएंगे जब प्रोडक्शन नहीं होगा। जो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं उनको ट्रेडिंग अकाउंट में शो किया जाता है, आगे एक चैप्टर आएगा फाइनल अकाउंट्स का, ट्रेडिंग अकाउंट में शो किया जाता है। जबकि जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है
उनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किया जाता है, क्योंकि ये बिजनेस के नॉर्मल खर्चे हैं और ये बिजनेस के जो प्रोडक्शन है उससे रिलेटेड है, तो प्रोडक्शन की कॉस्ट को इंक्रीज करते हैं। क्लियर है? बात करते हैं नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म की। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म कौन सी है हमारी, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। बात आती है रिवेन्यू की। अभी हमने खर्चों की बात कर रहे, अब हम बात करते हैं रिवेन्यू की, इनकम की। इनकम रिवेन्यू दो टर्म है हमारे पास, इनकम और रिवेन्यू दोनों ही अलग अलग होती हैं। रिवेन्यू क्या है? रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, रेगुलर बेसिस पे हमने गुड्स को बेचा, मटेरियल को बेचा, सर्विसेज को बेचा, तो जो कुछ भी प्राप्त हुआ उसको हम नाम देते हैं रिवेन्यू का। सेल ऑफ गुड्स, सर्विसेज का मतलब जैसे इंश्योरेंस कंपनी है वो क्या बेचते हैं? सर्विसेज बेचते हैं। ट्रांसपोर्ट वाले क्या बेच रहे हैं? सर्विस बेच रहे हैं। हम ट्रेडिंग वाले क्या बेच रहे हैं? गुड्स बेच रहे हैं। तो वहां से जो कुछ भी मिला उसको हम नाम देते हैं रिवेन्यू का। और इनकम क्या है? सरप्लस ऑफ रिवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस नोन एज इनकम, यानी कि इनकम इज इक्वल टू रिवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। अगर आगम में से, रिवेन्यू में से खर्चों को, व्यय को घटा दिया जाए, कॉस्ट ऑफ एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो वो घटा दी जाए तो हमारे पास क्या बचेगी? इनकम बचेगी। टोटल प्राप्त मिला जो हमें वो रिवेन्यू है, उसमें से खर्चों को घटा दिया तो क्या बचेगा? हमारी इनकम बचेगा। और रिवेन्यू के अंदर क्या है? रिसीप्ट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो हमने मटेरियल बेचा है, जो हमने सर्विसेज बेची है, रेंट दी है, उनसे जो भी मिला, क्योंकि ये रेगुलर नेचर करती है, बार बार मिलने वाली होती है, इसके क्या नाम देते हैं? हम रिवेन्यू का नाम देते हैं। ओके, नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म बैड डेट्स। बैड डेट्स, बुरे देनदार। अभी हमने डिस्कस किया डेटर्स को। डेटर्स कौन लोग थे? जिनको हमने, हमारे कस्टमर थे, जिनको हमने क्या किया? गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, उधार नहीं कर रखा है, माल बेच रखा है। सपोज ए कोई पर्सन है जिसको हमने 10,000 रुपए का क्या किया हुआ है? गुड्स बेच रखा है। ए जो है पैसे देने से मना कर देता है। ए क्या करता है? पैसे देने से मना करता है। आपने बिजनेस में देखा होगा कि यार फलाने का पैसा डूब गया, पैसा मर गया। बैड डेट्स, डूबतरी, यानी हमारा पैसा मर गया, डूब गया। जब हमें हमारा डेटर पैसे देने से मना कर दे, पैसे देने से मना कर दे किसी रीजन से, तो उसे कहते हैं बैड डेट्स। हमारे डेटर क्या है? बुरे हैं, डूब गया है, हमारा ऋण जो है डूब गया, तो उस पैसे को हम क्या कहते हैं? बैड डेट्स। और जो हमें पैसा नहीं देते तो उस कंडीशन को हम कहते हैं इंसॉल्वेंट होना, बैंकरप्ट होना, दिवालिया होना। सुना होगा ये, दिवालिया होना, दिवाला निकल जाना। आपके पेरेंट्स हैं आपके आसपास, तो उनसे पूछ सकते हैं कि दिवाला निकलना क्या होता है, दिवालिया होना क्या होता है, तो उसे हम कहते हैं इंसॉल्वेंट होना। इंसॉल्वेंट का मतलब जब हम अपनी लायबिलिटी की, अपने दायित्वों का पेमेंट करने की कंडीशन में नहीं है, हम अपने जो हमारे कर्जा है सिर के ऊपर उसको पेमेंट करने की स्थिति में नहीं है, यानी कि असेट्स कम है, कर्जा सिर पे बहुत ज्यादा हो जाता है, तो हम बैंकरप्ट हो जाते हैं, दिवालिया हो जाते हैं, इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, और हमारा पैसा डूब जाता है। डूबे हुए पैसे को हम बैड डेट्स कहते हैं और उस पर्सन को हम इंसॉल्वेंट कहते हैं। और जिनकी लायबिलिटी कम है एज कंपेयर टू असेट्स, तो उन्हें हम कहते हैं सोल्वेंट। जिनकी लायबिलिटी क्या है? कम है असेट्स से, और जिनकी लायबिलिटी ज्यादा है असेट्स से, वो दिवालिया हो जाएंगे। कर्जा है जिनके सिर पे बहुत ज्यादा, वो इंसॉल्वेंट है, और जिनके पास प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है, कर्जा है नहीं सिर पे, वो सोल्वेंट। सोल्वेंट मतलब साउंड पोजीशन होना, आसानी से जो क्या कर सके, अपनी लायबिलिटीज की क्या कर सके, पेमेंट कर सके। क्लियर? पैटर्न्स आ गए समझ? जब हमारे देनदार डेटर्स जो है हमें पैसा देने से मना कर देते हैं, तो हमारा पैसा डूब जाता है, उस डूबे हुए पैसे को हम नाम देते हैं बैड डेट्स का। और जो पर्सन हमें पैसा देने से मना करता है, उस कंडीशन को, उस पर्सन को इंसॉल्वेंट हम बैंकरप्ट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म आती है वाउचर।
वाउचर। प्रमाणक वाउचर क्या है? एक सोर्स डॉक्यूमेंट है जिसमें फर्स्ट टाइम किसी ट्रांजैक्शन को क्या किया जाता है? रिकॉर्ड किया जाता है। ट्रांजैक्शन को क्या किया जाता है? रिकॉर्ड किया जाता है। इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद इसको बिजनेस में यूज किया जाता है। हर एक ट्रांजैक्शन के लिए एक सेपरेट वाउचर तैयार किया जाता है। हर एक बिजनेस के अपने अपने फॉर्मेट होते हैं वाउचर के, ठीक है। उसके ऊपर फर्म का नाम, कस्टमर का नाम, ठीक है, कंडीशंस, बिल नंबर वगैरह ये सारी चीजें लिखी होती है, क्वांटिटी, क्वालिटी, रेट, डिस्काउंट, ये सारी बातें लिखी होती है। वो क्या करता है? हमें हेल्प करता है हमारे ट्रांजैक्शन को एक बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड बनाने के लिए। तो उसे क्या कहते हैं? वाउचर्स कहते हैं। क्लियर है? और हमारी जो नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म्स है वो देख लेते हैं कौन सी हैं। रेवेन्यू हमने डिस्कस कर लिया है। कॉस्ट किसी चीज को बनाने की लागत। सपोज ये मार्कर बना रहा हूं मैं। इस मार्कर को बनाने के लिए जो भी मटेरियल लगा है, लेबर, ठीक है, मटेरियल या कोई भी इनडायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंस, सारा कुछ मिला के जो इसके ऊपर खर्चा हुआ है उसको हम इसकी क्या कहते हैं? कॉस्ट कहते हैं। जितने में ये तैयार हुआ है यानी कि बेचने के लिए अवेलेबल है, ठीक है, इसकी कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ के हम क्या करते हैं? सेल प्राइस निकालते हैं। कॉस्ट क्या है? एक्सपेंस है प्रोडक्शन के ऊपर जो किया जाता है। क्लियर है? इसके अलावा एक टर्म है हमारी इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है पैसा इन्वेस्ट करना, विनियोग करना। जब हम किसी दूसरी फर्म में, दूसरी कंपनी के शेयर्स में, डिबेंचर्स में पैसा लगाते हैं तो उसे हम क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट। बॉन्ड्स में लगा देते हैं। जैसे आपके पेरेंट्स जो हैं, फैमिली मेंबर जो कहते हैं यार प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया, यानी कि बेनिफिट हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा था, सरप्लस था, हमने अपने पास रखने के बजाय उसको बेनिफिट उठाने के लिए क्या कर दिया? बिजनेस से बाहर इन्वेस्ट कर दिया, तो उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। क्लियर है? उसे हम क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट कहते हैं। बाहर किस चीज में करेंगे? दूसरी कंपनी के शेयर्स में, दूसरी कंपनी के डिबेंचर्स में, बॉन्ड्स में, इन चीजों में, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारे क्या है? इन्वेस्टमेंट का क्या है? पार्ट है। क्लियर है? तो ये कुछ अकाउंटिंग टर्म्स थी जो हमारी रह गई थी बेटा, हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया। जो हमारा आने वाले कंटेंट है, आने वाले चैप्टर्स हैं हमारे, उन चैप्टर्स में हम क्या करेंगे? इन टर्म्स को यूज करेंगे। ठीक है? आशा करता हूं बेटा आपको ये सारी की सारी अकाउंटिंग टर्म्स समझ आई होंगी। अगर आपको किसी भी तरह की कोई अकाउंटिंग टर्म्स समझ नहीं आती या किसी में कोई डाउट है तो हमें कमेंट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में, कमेंट जो बॉक्स है नीचे आपका, उसमें आप मेंशन कर सकते हैं उस बेसिक अकाउंटिंग टर्म का नाम जिसे आप जानना चाहते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए बेटा, ज्यादा से ज्यादा हमें कमेंट कीजिए। अगर आपकी किसी भी तरह की कोई क्वेरी या सजेशन है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर हमें मेल कर सकते हैं acmeeclasses@gmail.com पे। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, अपनी और हमारी जो पहचान है वो बनाए रखिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।